CDP क्लास 19th। चलिए फिर सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज सपोर्टेड बाय, यानी संज्ञानात्मक विकास जो है किसके द्वारा समर्थित है, किसके द्वारा सपोर्ट किया जाएगा कॉग्निटिव डेवलपमेंट को। कंडक्टिंग रेलिवेंट एंड वेल डिजाइन टेस्ट एज फ्रिक्वेंटली एज पॉसिबल, presenting activities that reinforce traditional methods, providing a rich and varied environment, या फिर focusing more on individual activities in comparison to collaboration। संज्ञानात्मक विकास को समर्थन किस एक एक्टिविटी के द्वारा मिलेगा, फटाफट से बताइए। ग्रेट समीर, आंसर कीजिए। पहला ऑप्शन है कंडक्टिंग रेलिवेंट एंड वेल डिजाइन टेस्ट। सिर्फ टेस्ट फ्रिक्वेंटली डिजाइन करके किसी के संज्ञान का, किसी के दिमाग का विकास हो जाता तो बस फिर तो बढ़िया ही रहता। प्रेजेंटिंग एक्टिविटीज दैट रीइंफोर्स द ट्रेडिशनल मेथड्स, ट्रेडिशनल मेथड्स को हम रीइंफोर्स नहीं करते, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच की बात करते हैं आज की डेट में। प्रोवाइड अ रिच एंड वेरीड एनवायरनमेंट, बहुत अच्छी बात है। फोकसिंग मोर ऑन इंडिविजुअल एक्टिविटीज इन कंपैरिजन टू कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन अच्छा रहता है, कोऑपरेशन अच्छा रहता है। आज मैं बात भी कर रही थी कि हमें कोऑपरेट करने की जरूरत है एक दूसरे के साथ। कंपैरिजन और कॉम्पिटिटिव स्पिरिट हर जगह अच्छी नहीं होती, जहां जरूरत हो वहां यूज करें, और वो भी खुद से करें ना कंपटीशन, तो वो ज्यादा बेहतर है। तो सी ऑप्शन जो है वो बेहतर है, प्रोवाइडिंग अ रिच एंड वेरीड एनवायरनमेंट, यानी कि एक बेहतर एनवायरनमेंट, एक बेहतर माहौल मिले, एक समृद्ध और विविध वातावरण मिले जहां आप फल और फूल सकें, है ना, नर्चर हो सकें बेहतर रूप से। ऐसी एक्टिविटीज कराई जाएं, ऐसे लोगों में आप रहें, और भी इस तरीके की चीजें की जा सकती हैं। ऐसी चीजें पढ़ें, ऐसी चीजें करें जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, थिंकिंग, रीजनिंग, ये सारी स्किल्स अच्छी हों। यही तो आपके संज्ञान से रिलेटेड है ना, कि आपकी एबिलिटी टू नो थिंग्स या नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने की क्षमता बढ़ेगी अगर आपकी संज्ञानात्मक क्षमता बढ़ेगी। कौन कौन बात करता है इसके बारे में? प्याजे बात करते हैं, वाइगॉस्की बात करते हैं, है ना, ब्रूनर बात करते हैं। ये बेसिक बेसिक सी चीजें हुई। ब्रूनर डिस्कवरी लर्निंग के बारे में बात करते हैं। लड्डू क्वेश्चन है 2-3 तो, ह्यूमन डेवलपमेंट इज, यानी कि मानव विकास क्या है, बताइए एक बार। क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, अनमेजरेबल, या फिर बोथ? आंसर कीजिए। कौन दुखी है ये? नो बफरिंग, हाँ कोई बफरिंग नहीं है। ऐसे लाइक शेयर करके बता दीजिए अपने दोस्तों को कि हम सेशन स्टार्ट कर चुके हैं और अब डेली पढ़ाई करेंगे। बीच बीच में एक आध दिन हो जाता है इधर उधर, बट अभी तबीयत काफी अच्छी है, मन भी बहुत अच्छा है। डिस्थीमिया होता है सब कुछ उजड़ा उजड़ा लगेगा आपको, जैसे यूटोपिया होता है उसका उल्टा होता है ना, बिल्कुल तबाह लगेगी दुनिया। एक डिप्रेसिंग स्टेट है काइंड ऑफ। सेकंड का डी, बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, एग्जैक्टली। सिर्फ क्वालिटेटिव नहीं कहेंगे, क्वालिटेटिव भी है और क्वांटिटेटिव भी है, क्योंकि ग्रोथ भी इसी का हिस्सा है। और ग्रोथ क्या होती है? क्वांटिटेटिव होती है पूरे तरीके से, उसको मेजर किया जा सकता है, बट आपकी समझ को और आपकी बहुत सारी क्वालिटीज को आप मेजर नहीं कर सकते, यानी गुणात्मक भी है। इसको स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चेंजेस भी कह देते हैं। स्ट्रक्चरल का मतलब है क्वांटिटेटिव, जो क्वांटिटी से जुड़ा हुआ हो, मात्रात्मक, है ना, आपके स्ट्रक्चर में परिवर्तन जिसको आप मेजर कर सकते हैं, कितने मोटे हो गए मेजर कर सकते हैं। लेकिन फंक्शनल चेंज जो है वो आपके दिमाग की लेवल पे, समझ की लेवल पे होगा। 2 साल पहले या 6 महीने पहले आपकी किसी से किसी बात पे लड़ाई होती थी, वो आज कहे कि तुम तो ऐसे ही हो, और आप कहो नहीं यार मैं चेंज हो चुका हूं, मेरा थॉट, मेरा परसेप्शन चेंज हो चुका है, दैट मीन्स फंक्शनल चेंजेस आए हैं, है ना। तो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दोनों प्रकार के चेंजेस आपके किस में आ जाएंगे? विकास में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए एक बार, द नर्चर एंड नेचर डिबेट रेफर्स टू। नेचर नर्चर डिबेट का क्या मतलब है? प्रकृति पोषण बहस से तात्पर्य क्या है, ये बताइए एक बार। जेनेटिक्स एंड एनवायरमेंट, बिहेवियर एंड एनवायरमेंट, एनवायरमेंट एंड बायोलॉजी, या फिर एनवायरमेंट एंड अपब्रिंगिंग? बताइए एक बार, आंसर कीजिए। यार डिस्टोपिया है वो, डिस्थीमिया नहीं है, वो मैंने उल्टा बता दिया है। डिस्टोपिया है वो जो सब कुछ उजड़ा उजड़ा लगता है ना, वो आपका डिस्टोपिया है। बट डिस्थीमिया भी आपका काइंड ऑफ डिप्रेस्ड स्टेट से ही रिलेटेड होता है ना, तो दोनों इंटर रिलेटेड ही हैं। द नेचर नर्चर डिबेट आपके जेनेटिक्स और आपके एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई है, आपकी हेरिडिटी और आपके एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई है। नेचर कहते हैं आपके जेनेटिक यानी कि आनुवांशिकता को, और नर्चर आपके एनवायरनमेंट को। रोज मैं यही बात बताती हूँ किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि एक क्वेश्चन फिक्स्ड है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का, चाहे तो ये पूछ लेगा दोनों का क्या प्रभाव है, तो दोनों का इक्वल इंपॉर्टेंस है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का। कई बार
एक क्षेत्र में हेरिडिटी ज्यादा प्रभावशाली हो जाती है, किसी में एनवायरमेंट। आप कुछ डिजीज और विशेषताएं इन सबको भी स्टडी कर सकते हो हेरिडिटी और एनवायरमेंट के बेसिस पे। इसके अलावा क्या कहा जाता है, नेचर नर्चर डिबेट कहा ही जाता है। जो आपका हेरिडिटी है वो स्टैटिक फैक्टर है, फिक्स्ड है, स्थिर है, बदल नहीं सकते, है ना। ऐसा नहीं हो सकता आप दुकान पे जाए और कहें मेरी आंखों का रंग चेंज कर दो बिना लेंस लगाए, वो पॉसिबल नहीं होगा। एनवायरमेंट क्या है आपका, डायनामिक फैक्टर है, ये परिवर्तनशील है, आप कभी भी बदल सकते हैं एनवायरमेंट जो है। ठीक है बात। थैंक यू सुमन, थैंक यू हेमा उपाध्याय। यहां तक की बात होपफुली क्लियर हो गई होगी, आगे बढ़ सकते हैं आपकी इजाजत हो तो। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए एक बार। इन वाइगॉस्कीज थियरी विच एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट गेट्स नेग्लेक्टेड। वाइगॉस्की के सिद्धांत में कौन सा एक विकास का पक्ष है जो नेग्लेक्ट हो जाता है, जिसकी उपेक्षा की जाती है, जिसको महत्व नहीं दिया वाइगॉस्की ने। वाइगॉस्की की थियरी का नाम क्या है, सोशियो कल्चरल अप्रोच ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत या सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से जानते हैं। समाज, संस्कृति और भाषा की मदद से एक बच्चा अपने संज्ञान का निर्माण या विकास करता है। एज को इन्होंने इंपॉर्टेंस नहीं दी। जरूरी नहीं है कि आप 16 साल की उम्र में ही आप में कोई एक पर्टिकुलर एबिलिटी आएगी, आप समाज संस्कृति से भी सीख सकते हैं, लैंग्वेज को एक टूल के रूप में यूज कर सकते हैं। तो जब इन्होंने एज को इंपॉर्टेंस नहीं दी, दैट मीन्स इन्होंने हेरिडिटी को इंपॉर्टेंस नहीं दी, जेनेटिक एस्पेक्ट को उतना महत्व नहीं दिया, यानी बायोलॉजिकल एस्पेक्ट को इन्होंने महत्व नहीं दिया। पियाजे ने सोशल एस्पेक्ट को कम महत्व दिया है, बट दिया है। वो जो 4 फैक्टर्स हैं उनके, उसमें इन्वॉल्व है सोशल एक्सपीरियंस, तो हम ये नहीं कह सकते बिल्कुल ही महत्व नहीं दिया। ठीक, तो सी ऑप्शन यहां सही होगा। सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज, इन तीनों को महत्व दिया है, तभी तो हम वो 3 सर्कल बनाते हैं ना। 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं, वो 3 चीजें कौन सी हैं, सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज, वाइगॉस्की की थियोरी में। ठीक है, लैंग्वेज में भी उन्होंने प्राइवेट स्पीच, सोशल स्पीच और आपका कौन सा है वो, साइलेंट इनर स्पीच। ठीक है, प्राइवेट स्पीच जब आप खुद से बोल बोल के बात करें, जैसे कि अभी मैं कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पे वो जो गाना चलाया हुआ था, वो पूरा क्या है, सेल्फ टॉक है, प्राइवेट स्पीच है ना। और जो सोशल स्पीच है, जैसे मैं और आप बात करें, वो सोशल स्पीच है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो साइलेंट इनर स्पीच होती है जब आप मन में किसी को कुछ भी सुना रहे हैं, है ना, बाहर आवाज नहीं आती उसमें। तो ये एक बेसिक बात हुई। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। Which of the following stages are involved when infants think with their eyes, ears and hands? यानी कि इनमें से कौन से एक्शंस या स्टेजेस इन्वॉल्व हैं जब इन्फेंट यानी शैशवावस्था का बच्चा 0 to 2 years ऑफ एज का बच्चा, या फिर हम कह सकते हैं बर्थ टू 2 years की एज का बच्चा। अब कई महान लोग कहेंगे कि 0 नहीं होता। अगर आप बात करेंगे ईयर्स में तो 365 दिन से नीचे हम 1 साल नहीं कह सकते, है ना। तो 0 to 2 years इन टर्म्स ऑफ ईयर्स अगर आप बात करेंगे तो 0 to 2 years ही कहलाएगा वो। इसके अलावा अगर हम बात करें बर्थ टू 2 years भी आप इसको कह सकते हैं। बाकी ये मैथ्स की क्लास नहीं है, आप जो चाहें लिख सकते हैं। ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन चूज करना होगा, मैथ्स की इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी पड़ेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस आर इन्वॉल्व व्हेन इन्फेंट्स थिंक। जो ये इन्फेंट है, इन्फेंट कौन है, शैशवावस्था का बच्चा जिसकी उम्र 2 साल तक है, जन्म से 2 वर्ष है जिसकी उम्र। बिल्कुल आशीष जी बताइए। सेंसरी मोटर स्टेज है ये, जब बच्चे अपनी आंखों से, अपने कानों से, अपने हाथों से सोचते हैं, यानी कि अपने 5 सेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। 5 सेंसेस का इस्तेमाल करते हैं अपनी समझ बनाने के लिए। ठीक है बात। और इसी उम्र में ऑब्जेक्ट परमानेंस यानी कि वस्तु स्थायित्व आएगा, वस्तु स्थायित्व आएगा। 9 महीने के बाद धीरे धीरे मेमोरी डेवलप होने की वजह से वस्तु स्थायी होती जाएगी दिमाग में। तो ये क्लियर सी बात हुई। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ स्टर्नबर्ग्स ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। जिन्होंने पहले से क्लियर किया हुआ है उनके लिए अलग से सीरीज बनाएंगे, जिनको सीटेट के आगे की बात करनी है ना। ये रिवीजन में ही काम आएगा, या सीटेट वालों के लिए हेल्पफुल है पेपर 1 और 2 के लिए। ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस का एक एग्जांपल बता दीजिए। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, एक्सपेरिमेंटल इंटेलिजेंस, रिसोर्सफुल इंटेलिजेंस या फिर मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। बताइए एक बार, मिक्स करके चला देंगे, ऐसी इच्छा है आपकी तो आंसर कीजिए फटाफट से। बहुत बढ़िया, ए ऑप्शन यानी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। बिल्कुल, पीसीए से ये हमने समझा हुआ है। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, क्रिएटिव इंटेलिजेंस और एनालिटिकल को कॉम्पोनेंशियल भी कहते हैं, क्रिएटिव को एक्सपीरियंशियल भी कहते हैं, प्रैक्टिकल को कॉन्टेक्चुअल भी कहते हैं।
ठीक, तो ये 3 प्रकार की बुद्धि बताई है। ट्रायआर्किक का मतलब ही है, ट्राय मतलब 3, ट्रायो बोलते हैं ना, तो ये त्रिबुद्धि सिद्धांत। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस वो स्ट्रीट स्मार्ट लोग होते हैं, ये जुगाड़ कर लेते हैं कहीं भी, है ना, कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग चीजें मोल्ड कर लेते हैं। इनमें से कोई भी हिस्सा नहीं है आपकी स्टर्नबर्ग की ट्रायआर्किक थ्योरी का। ये आप पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ में मिल जाएगा। एनालिटिकल का मतलब है जब आप कंपोनेंट्स को जोड़ करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, ऐसे लोग एकेडमिक्स में अच्छे होंगे। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस वाले लोग अडेप्ट कर लेते हैं जिस भी सिचुएशन में होते हैं, इसमें आपके मैकेनिकल और ये सारे लोग आ जाएंगे जो भी काम करते हैं प्रैक्टिकली। क्रिएटिव इंटेलिजेंस जो है आपकी, इसमें आप अपने एक्सपीरियंसेस को यूज करके इंसाइट बना करके कुछ नया क्रिएट करते हैं, इसलिए एक्सपीरियंशियल भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए एक बार, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन अ क्लासरूम। भाई जो आपका लिंग विभेदीकरण है कक्षा के अंदर, वो क्या करता है? डज नॉट अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स, बच्चों की परफॉर्मेंस को अफेक्ट नहीं करता। मे लीड टू डिमिनिश्ड एफर्ट और परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स, बच्चों की जो परफॉर्मेंस है वो कम हो सकती है। या फिर दिला देंगे जी टी शर्ट, या फिर may lead to enhanced effort और performance of the male students, मेल स्टूडेंट्स की जो परफॉर्मेंस है वो कम हो जाएगी। या फिर is done more by the male teachers than their female counterparts, मेल टीचर्स के द्वारा ज्यादा किया जाता है भेदभाव। बताइए क्या मानते हैं आप, फटाफट से बताइए। पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए है। ओह गॉड, बी कीर्ति कह रही है। बिल्कुल मेरी मोनिका, बहुत बढ़िया, बी ऑप्शन आप कह रहे हैं। बी ऑप्शन मतलब मे लीड टू डिमिनिश्ड एफर्ट और परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स। अब कई लोग कहेंगे कमेंट में कि ऐसे मिनी मोनिका ने एडवांस भिजवाया हुआ है नाम लेने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है ना, नजर आ जाता है तो क्या करूं। देखो एक बार, मे लीड टू डिमिनिश्ड एफर्ट और परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स। आप दुनिया में और जीवन में सबको खुश नहीं कर सकते, है ना। तो डिमिनिश्ड एफर्ट यानी कि बच्चे के जो एफर्ट हैं वो खुद ही कम करना शुरू कर देगा, उसकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने जब पहले ही कह दिया कि भैया महिलाएं जो हैं पुरुषों से कम हैं या लड़कियां लड़कों से कम हैं, अब उसने पहले ही वो मान लिया, उसने अपनी सेल्फ एस्टीम को चोट पहुंचा ली। अब वो क्या करेगी? वो हमेशा खुद को पहले ही कम मानती है तो एफर्ट भी कम ही करेंगी, है ना, कि ये तो पुरुषों का ही काम है। तो उस केस में, या उल्टा अगर हुआ तो, अगर मेल मेंबर्स को कहा गया कि खाना वाना तुम्हारे बस की नहीं है, तो फिर वो उस चीज में एफर्ट कम डालेंगे या फिर जो परफॉर्मेंस है वो डाउन जाएगी। जैसे ही एफर्ट डाउन जाएंगे वैसे ही परफॉर्मेंस डाउन जाएगी। प्रैक्टिस सीधा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपकी परफॉर्मेंस से, एग्जाम में भी और जीवन में भी। जितनी प्रैक्टिस है उतनी अच्छी परफॉर्मेंस होगी, ठीक है बात। तो ये एक बेसिक सी बात हुई, सिर्फ मेल या फीमेल की बात ही नहीं हुई थी, यहाँ दोनों के लिए बात थी। A teacher collects and reads the work of the class, then plans and adjusts the next lesson to meet student needs she is doing। मतलब कि एक टीचर है जो कलेक्ट करती हैं और पढ़ती हैं जो बच्चों का वर्क है क्लास का, और फिर प्लान करती हैं और एडजस्ट करती हैं अपना नेक्स्ट लेसन बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग, जो उन्होंने देखा, एनालाइज किया बच्चों के पहले काम में। तो ये असेसमेंट ऑफ लर्निंग है, एज लर्निंग है, फॉर लर्निंग है या एट लर्निंग है? बताइए एक बार। सी ऑप्शन कह रहे हैं आप, यानी असेसमेंट फॉर लर्निंग। एग्जैक्टली भाई, ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है और इंप्रूवमेंट के लिए, फीडबैक के लिए होता है। अगर मैं बात करूं फॉर लर्निंग की तो टीचर ने कलेक्ट किया है डेटा, है ना, और उसको अब वो एनालाइज कर रहे हैं कि आगे कैसे इसको ठीक किया जाए। दैट मीन्स अभी लर्निंग होना बाकी है, आगे इंप्रूव किया जा सकता है, तो फॉर आ गया। सिंपल है, ये तो मैं बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, हाउ डू ग्रेड्स डिफर फ्रॉम मार्क्स? दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ क्वेश्चंस। यानी कि अगर मैं बात करूं जो ग्रेड्स हैं वो कैसे डिफरेंट हैं मार्क्स से, जो ग्रेड्स हैं वो कैसे अलग हैं आपके अंकों से। जो ग्रेड है आपका A+, B+, D+, और ये है आपका 90%, 58%, ये दोनों एक दूसरे से कैसे अलग हैं? ये क्वेश्चन किस कैटेगरी में आएगा अगर आप ब्लूम्स टैक्सोनॉमी लगाने का प्रयास करें तो? बताइए एक बार। बहुत बढ़िया, सी ऑप्शन मतलब ओपन एंडेड। एग्जैक्टली, बात बिल्कुल सही है, ओपन एंडेड। पानी पिया है ना मैंने। ओपन एंडेड नहीं है ये, ठीक है, बता रही हूं मैं, नींद में ही हूं अभी भी। एनालिटिकल है ये, एनालिटिकल है यानी कि विश्लेषणात्मक है, एनालिसिस लगेगा, क्योंकि जब भी आप डिफरेंशिएट करने की बात करते हैं, दो चीजों के अंतर की बात करते हैं, चीजों को पार्ट्स में तोड़ करके समझने की बात करते हैं, सीटेट में फेल क्यों हुए, कितने सब्जेक्ट में कौन कौन से मार्क्स कितने कितने आए, कहां पर कमी है, इन सब चीजों में आप डिफरेंस कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं।
टुकड़ों में तोड़ के देख रहे हैं, पार्ट्स में विभाजित कर रहे हैं, तो एनालिसिस कहलाएगा। जब आप जोड़ करके कुछ नया क्रिएट करेंगे तो वो सिंथेसिस कहलाएगा। क्रिएटिंग भी उसे इसीलिए कहते हैं। डाइवर्जेंट थिंकिंग तो होता है दिशाओं में सोचना, ओपन एंडेड भी है कि आप मल्टीपल सॉल्यूशन सोच रहे हैं, प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं कोई एक, ठीक। तो एनालिसिस है ये, जिसमें आपने विश्लेषण किया है तोड़ तोड़ करके टुकड़ों में कि प्रॉब्लम है कहां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिफिकल्टी इन रिकॉलिंग सीक्वेंस ऑफ लेटर्स इन वर्ड्स एंड फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ विजुअल मेमोरी इज एसोसिएटेड विथ, यानी कि पढ़ने में हो रही है, पढ़ने में नहीं, रिकॉल करने में, याद करने में, दिमाग में सीक्वेंस को, लेटर्स को के सीक्वेंस को याद करने में दिमाग के अंदर प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। वर्ड्स एंड फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ विजुअल मेमोरी, जो देखा जाता है वर्ड्स को या लेटर्स को, वो टिकता नहीं है दिमाग में, कंफ्यूजन हो जाती है उसको लेके। डिसलेक्सिया है, डिसकैलकुलिया है, डिसग्राफिया है या डिस्प्रैक्सिया है? जवाब दीजिए जवाब। डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया है ये आपका। मान लीजिए ये सीक्वेंस है लेटर्स का, एक वर्ड बना हुआ है SAW से, लेकिन बच्चे के दिमाग में रिकॉल करने में, जब दोबारा वो याद करता है, दिमाग में लाने की कोशिश करता है, तो इसका सीक्वेंस उल्टा हो जाता है, यानी कि सीक्वेंस वो याद नहीं रख पा रहा, जो विजुअली उसने देखा था वो मेमोरी उसकी लॉस हो रही है फ्रीक्वेंटली, यानी प्रॉब्लम हो रही है पढ़ने में भी। ऑब्वियसली हो ही जाएगी प्रॉब्लम जब सीक्वेंस सही नहीं याद होगा तो, ठीक है। तो ये डिसलेक्सिया है। डिसकैलकुलिया मैथ्स में कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है, डिस्ग्राफिया लिखने से रिलेटेड है, डिस्प्रैक्सिया आपकी मोटर स्किल्स से रिलेटेड है, बच्चे को टाई बांधने में, पेन पकड़ने में, इवन बोलने तक में भी प्रॉब्लम हो सकती है।